ब्यूरोक्रेसी ये समझती थी कि इस सिस्टम के आने से हमारी पावर्स जो है वो श्रिंक हो रही हैं। आपको ये भी मालूम है, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर डिप्टी कमिश्नर का ओहदा खत्म किया गया, जिसको हम बादशाह कहते थे डिस्ट्रिक्ट का। उसके मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर आया, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की जो एसीआर है वो डिस्ट्रिक्ट नाजर ने लिखनी थी, जो कि किसी सूरत उनको काबिल कबूल नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों की तारीख और मुस्तकबिल, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम सलमान आबिद साहब। आप बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर सहाफ़ती मैदान में भी यकसा तौर पर मुतहर्रिक हैं। आप बशमूल औरत फाउंडेशन और इदारा इस्तेहकाम, शिरकती तरक्की, बहुत से सिविल सोसाइटी इदारों में हकूक़ के हसूल के लिए तरीक़ों की रहनुमाई और क़यादत कर चुके हैं। आपकी पाकिस्तान में सियासी मकामी हुकूमतों की तारीख और तज्ज़ियों पर मबनी कुतुब की एक सीरीज़ भी शाया हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे बिलाल साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं मौजू पे आने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप सिविल सोसाइटी की तहरीकों को चलाते हैं और हकूक़ की जदोजहद करते हैं, और दूसरी तरफ आप सहाफ़ती मैदान में भी यकसा तौर पर मुतहर्रिक हैं। तो ये दो कश्तियों में आप कैसे तवाज़ुन कायम कर सकते हैं और कैसे चला रहे हैं ये दोनों साइड? आप एक किश्ती भूल गए हैं, और अब मैं काफी अरसे से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ, और विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे मीडिया और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी रहा हूँ विजिटिंग फैकल्टी में रेगुलर बेसिस पे। तो अमली तौर पे मैं 3 महाजों पे काम कर रहा हूँ। असल में देखिए, बुनियादी बात बिलाल साहब ये होती है कि आप अपनी तरजीहात का तयन करते हैं, और उस तरजीहात का तयन करते वक्त फिर आप अपनी दर्जाबंदी करते हैं कि किस काम को किस वक्त कहाँ अदा करना है। अच्छा, उसी मुताबिक जो है आप तीनों कामों के दरमियान भी इंसाफ कर सकते हैं, अगर आप जरा प्लानिंग के साथ इन चीजों को टैकल करने की कोशिश करें। ये तो नहीं होता कि मैं एक ही वक्त में इन तीनों कामों में उलझा होता हूँ, किसी वक्त कुछ काम कर रहा होता हूँ, किसी वक्त कुछ काम कर रहा होता हूँ, और इसी के अंदर रहते हुए प्लानिंग करता हूँ। और साथ साथ क्योंकि मैं लिखता हूँ तो बाकायदा किताबें, मेरी 5 किताबें हैं, अब 6ठी किताब मेरी इस वक्त प्रोसेस के ऊपर चल रही है, फाइनल स्टेज के ऊपर है, तो मैंने उसके लिए भी वक्त निकालना होता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी आप इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत सी जो मेरी एक्टिविटीज है उसमें मेरा पैशन है, और मैं अपने उस पैशन की बुनियाद के ऊपर इन तमाम चीजों के साथ कोशिश करता हूं कि उनको जस्टिफाई करूं और उनके साथ जस्टिस कर सकूं। तो ये एक कोशिश है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। सलमान साहब, आप से मैं ये चाहूँगा कि पहले आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि बरसगीर में मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है ये पार्टीशन से पहले किस नौइयत का था, और जब पाकिस्तान का पहला निज़ाम मुतारिफ किया गया तो उसमें क्या रद्द-बदल किया गया। तो ज़रा थोड़ा सा इसका तारीखी जायजा हमें आप दीजिए। देखिए, अगर आप सब कॉन्टिनेंट को देखें तो आप ये देखिए, जब ये लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बने हैं, उससे पहले ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते थे, यानी जिसको आप पंचायत कहते हैं, जिरगा कहते हैं। मुकामी सतह पे मुकामी लोग जो है वो अपनी फैसला साजी करते थे, और इलाके के, गांव के, शहर के जो मौजूदीन हैं वो आपस में बैठकर और अपने इंतखाब कर लेते थे, किसी को चेयरमैन बना देते थे, किसी को कुछ बना देते थे। तो ये एक इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता था, और ये शहरों के अंदर खासतौर पे इसको पंचायत कहते थे, और ट्राइबल एरियाज के अंदर फिर ये जिरगे बन जाते थे, और फिर इस तरह से फिर शहरों में काउंसिल टाइप बन जाती थी जिसको मोहल्ला कमेटियां कहते हैं। ये एक तारीखी पर्सपेक्टिव है सब कॉन्टिनेंट में। आप इसको इंडिया में भी देख लें, श्रीलंका में देखें, बांग्लादेश में देखें, नेपाल में, पाकिस्तान में, आपको ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेमोक्रेसी ट्रांसलेट हुई है और अपने इर्तिकाई अमल से गुजरी है, तो लोगों ने यह तय किया कि हम इन इदारों को एक बाकायदा इसको इदारा जाती शक्ल दें, और फिर वहां से वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना इवॉल्व होता है, जिसका मकसद यह था कि मुकामी सतह पर लोग जो है अपने फैसले करें, अपनी मनसूबाबंदी करें, अपने रोजमर्रा के मामलात को देखें, लोगों को इंगेज करें कम्युनिटी की सतह पे, मोहल्ले की सतह पे, ताकि वो ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सके। ये तो उसका एक तारीखी पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब पाकिस्तान का मसला यह है बिलाल साहब कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत जो है
वो आज भी 2020 में अपने इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। यहाँ ना सियासत मजबूत हो सकी, ना जमहूरियत मजबूत हो सकी, और ना यहाँ सियासत और जमहूरी इदारे मजबूत हो सके। अच्छा, इसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। तो वो क्योंकि जिस तरह से हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, अपनी तरजीही बुनियादों पर वो हमने नहीं की। पहली दफा हमने अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियत का एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसको भी उन्होंने सियासी तौर पर इस्तेमाल किया फातिमा जिन्ना के खिलाफ अपना सदारती इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। और उसके बाद आप देखिए 60s के बाद से लेके फिर जनरल ज़िया-उल-हक आते हैं, फिर जनरल मुशर्रफ आते हैं, तो एक आपको तारीख मिलती है फौजी तारीख कि लोकल गवर्नमेंट आती है, लेकिन वो आती है अपनी सियासी जरूरत के तहत, एक फौजी जरूरत के तहत। उनको कोई डेमोक्रेसी से कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं होती। वो आते हैं क्योंकि आपका कौमी सतह का और सूबाई सतह का पॉलिटिकल सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं, तो उनको ग्रास रूट लेवल पे अपनी लेजिटिमेसी के लिए वो लोकल गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं। ये अयूब खान ने भी लिया, जनरल ज़िया-उल-हक ने भी लिया और जनरल मुशर्रफ ने भी लिया। लेकिन जब आप पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखते हैं, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत है, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमतें हैं, जिसमें बेनजीर भुट्टो की हुकूमत है, मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत है और अब इमरान खान की है, इनका भी जमहूरियत का जो मुकदमा है लोकल गवर्नमेंट के बारे में वो बड़ा कमजोर रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शिक है बिलाल साहब, 140A, जो पाबंद करती है कि सूबाई वो अपने अपने सूबों में एक खुद मुख्तार सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, माली तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स को बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का एक रबर स्टैंप है, और खासतौर पर 18वीं तरमीम के बावजूद, जिस तरह से सदर जरदारी साहब ने 2010 18वीं तरमीम के तहत वफाक में सूबों को इख्तियार, अनफॉर्चुनेटली सूबे वो यहाँ पे हमें इख्तियार देते हुए नजर नहीं आते और ना वो गवर्नमेंट के बारे में संजीदा है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जमहूरियत जो है अभी भी एक खास अलीट क्लब के तौर पे देखी जाती है। इस ग्रासरूट लेवल के साथ आम लोगों के मसाइल के साथ कोई बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं जुड़ता, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक लेजिटिमाइज, एक सस्टेनेबल मॉडल के तौर पर आपको अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर नजर नहीं आती। अयूब खान के ज़माने में जो लोकल गवर्नमेंट थी और बाद में भुट्टो के दौर में एक नया मॉडल आया, लेकिन उसके तहत इलेक्शन नहीं हो सके। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं कि जो 4 मॉडल थे, अयूब, भुट्टो, ज़िया और मुशर्रफ, इन चारों में आप सबसे बेहतर सिस्टम कौन सा समझते हैं कि वो कौन सा था और क्यों था आपकी नज़र में? देखिए, भुट्टो साहब तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाए नहीं ना, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पे तो आपके पास अयूब खान का, जनरल ज़िया-उल-हक का, जनरल मुशर्रफ का और एक आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटों का, पीपल्स पार्टी और पीएमएल का सिस्टम रहा है। अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो पहली दफा सेल्फ गवर्नेंस का जो मॉडल है ना, वो जनरल मुशर्रफ का जो 2001 का मॉडल था, जिसके अंदर ज्यादा इख्तियार दिए गए थे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, और उसमें बकायदा ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में ज्यादा बाख्तियार किया गया। पहली बार पाकिस्तान में औरतों को 33% रिप्रेजेंटेशन दी गई, लेबर्स का और किसानों का। माली तौर पे बहुत पैसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर फेंका गया। तो अगर आप मुझसे पूछे तो जनरल मुशर्रफ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो काफी हद तक आइडियल नहीं था, उसमें भी बड़ी खराबियां थी, लेकिन काफी हद तक जो प्रीवियस हमारे सिस्टम है उनके मुकाबले में हम उसको एक बेहतर सिस्टम कहते हैं। ये जो मुशर्रफ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, जिसमें बहुत कंसल्टेशन हुई और अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की भी बात हुई और फिर ये 2 दफ़ा इसके तहत इलेक्शन भी हुए, तो ये इसको बड़ी भरपूर हमायत थी सिविल सोसाइटी इदारों की, लेकिन ये निज़ाम भी अपनी जड़ें नहीं पकड़ सका। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से ये सिस्टम बिल-आखिर अपने अख्ताम को पहुंचा? बड़ा मसला ये था कि इसके जनरल ब्यूरोक्रेसी ने बहुत रेजिस्ट किया जनरल मुशर्रफ के फार्मूले को। आपको पता है बिलाल साहब, आप खुद भी उस वक्त शामिल थे, ब्यूरोक्रेसी ये समझती थी कि इस सिस्टम के आने से हमारी पावर्स जो है वो श्रिंक हो रही हैं। आपको ये भी मालूम है, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर
डिप्टी कमिश्नर का ओहदा खत्म किया गया, जिसको हम बादशाह कहते थे डिस्ट्रिक्ट का। उसके मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर आया, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की जो एसीआर है वो डिस्ट्रिक्ट नाजर में लिखनी थी, जो कि किसी सूरत उनको काबिल कबूल नहीं थी। इसी तरह से आपका पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उसमें रुकावट बना, आपकी पॉलिटिकल पार्टी उसमें रुकावट बनी, और आपके इस जो पूरा का पूरा निजाम था वो उसमें मसला ये हुआ। और ये सिर्फ के साथ नहीं हुआ, अयूब खान का निजाम अयूब खान के साथ चला गया, जनरल जियाउल का निजाम जनरल जियाउल के साथ चला गया, जनरल मुशर्रफ का निजाम उनके साथ चला गया। अच्छा, मुस्लिम लीग नून 2013 में सिस्टम लाई, 2018 में जो है ना पीटीआई की हुकूमत आई तो वो सिस्टम चला गया। पीपल्स पार्टी का सिंध में क्योंकि हुकूमत थी उनकी चली। तो इसलिए मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक तसलसल नहीं है सिस्टम के अंदर। वो जो आप कहते हैं ना, जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां टूटती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात कराने होते हैं। लोकल गवर्नमेंट लॉज के अंदर इस लकूना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बंदिश नहीं है टाइम की। अगर एक सूबा 5 बरस तक इंतखाबात ना कराए तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है। आपको पता है कि 2015 के जो इंतखाबात थे लोकल गवर्नमेंट के, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हुए थे, सूबाई हुकूमतों की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं हुए। तो जनरल मुशर्रफ का सिस्टम जो अच्छा था, अगर वो 3-4 दफा चल जाता तो एक अच्छा सिस्टम उसमें से इवॉल्व हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी, उसकी वजह से वो सिस्टम भी अपने साथ जो है वो लपेटा गया। अच्छा, ये बताइए कि 18वीं तरमीम से तो कुछ सूबों को खुद मुख्तारी मिली, और सूबे अभी तक वो खुद मुख्तारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे इख्तियारात को मुंतकिल करने में शायद इतने ज़्यादा विलिंग नज़र नहीं आते। तो अब आप ये बताएं कि क्या वसाइल की कमी भी एक वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से शायद वफाक को भी इख्तियारात मुंतकिल करने में प्रॉब्लम आता है, और फिर वही प्रॉब्लम सूबों को डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको वसाइल के तनाज़ुर में अगर देखें तो शायद ये बेहतर तौर पे समझा जा सकता है। आपकी क्या राय है? बिलाल साहब, 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे ज्यादा खुद मुख्तार हुए हैं, माली तौर पे भी और इंतजामी तौर पे भी। अब मसला यह है कि जब आपकी पॉलिटिकल नीयत ना हो ना तो आप कुछ नहीं करना चाहते। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप मिसाल के तौर पे आप देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध में 13 साल से बरसर इक़्तिदार है, 13 साल से पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार चल रहा है, लेकिन वो जहां जहां एमक्यूएम के इलाके हैं वहां वो पावर शेयर करना नहीं चाहती। अच्छा, जिसकी वजह से वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इवॉल्व भी नहीं हो सकता, वो सारे के सारे पैसे खुद खर्च करना चाहती है। अच्छा, आपको याद होगा बिलाल साहब, पहले हमारी सूबाई हुकूमतें जो है ना और सूबे जो है 18वीं तरमीम से पहले सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत नारा लगाते थे और कहते थे कि वफाक हमारे हकूक के ऊपर डाका डालता है। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात है, वफाक ने अपनी पावर शेयर की है सूबों से, अब डिस्ट्रिक्ट नारा लगा रहे हैं कि सूबे हमारे हकूक पे डाका डाल रहे हैं, और सूबे जो है वो खुद मुख्तारी देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनॉमी नहीं देंगे ना, आपकी सूबाई खुद मुख्तारी का प्रिंसिपल पूरा नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि आप सूबों को खुद मुख्तार बना दें और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स को आप अपाहिज बना दे, मफलूज बना दे और एक कॉस्मेटिक्स तरीके से लेके आए। और ये भी मैं आपको बताऊं बिलाल साहब, ये जो पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस है ना, जो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस पर शोर मचाते हैं, ये भी बराह रास्त अब वफाक से ज्यादा सूबाई हुकूमत का मसला है। जब सूबाई हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत मिलकर अपने लैंड, अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान, अपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अपने डेवलपमेंट मैनेजमेंट को प्लान करेंगे ना, तो फिर ये आगे चलेंगे। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको 2 शहरों का मसला 3 शहरों का मसला बताता हूं, लाहौर का, कराची का और रावलपिंडी का। आप मुझे बता दें, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इस शहर का मास्टर प्लान है कि ऐसे डेवलप होंगे? ये किसने डेवलप करना था? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मदद से करना था ना, वो आपने किया नहीं। और अभी हम कराची का रोना रोते हैं, लाहौर का रोना रोते हैं, पिंडी का रोना रोते हैं, बड़े शहरों का, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से बदीन का निजाम चल रहा है ना, उसी तरीके से कराची का निजाम चलाना चाहते हैं, और जिस तरह से राजनपुर का निजाम चला उसी तरीके से हम लाहौर का निजाम चलाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे पहले वफाक जो है वो सूबों के हकूक के ऊपर डाका डाल के बैठा हुआ था, इसी तरीके से अब सूबे जो है, और चारों सूबे, कोई एक सूबा नहीं, चारों सूबों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के निजाम को मफलूज बना दिया। उसकी एक वजह है, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जब आपके सूबाई असेंबलियां भी डेवलपमेंट प्लानिंग करेंगी, आपके नेशनल असेंबली भी डेवलपमेंट प्लानिंग करेगी,
आपकी सेनेट भी डेवलपमेंट प्लानिंग करेगी, आपकी लोकल गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट प्लानिंग करेगी। तो चारों इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना डेवलपमेंट बजट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो लोकल गवर्नमेंट की है वो सूबाई हुकूमतें हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमतें और नेशनल असेंबली के मेंबरान समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के आने से इनकी पावर जो है ना वो श्रिंक हो जाती है, पैसा जो है वो हमारी बजाय जो है वो नीचे जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त सूबाई हुकूमत। और ये मैं जरा थोड़ी सी बात कर रहा हूं जो हमारे बहुत से दोस्तों को बुरी लगेगी कि मैं 18वीं तरमीम के खिलाफ बात कर रहा हूं। आप जब तक वफाक का कोई रोल नहीं रखेंगे ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, मैं आपको बताऊं ये सिस्टम नहीं चलेगा। आप जनरल मुशर्रफ के सिस्टम की बात करते हैं ना, वो 10 साल इसलिए चला है कि वो एक फेडरल सब्जेक्ट के तौर पे चला था। अब मैं ये नहीं कहता कि ये फेडरल सब्जेक्ट बन जाए, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही रहे 18वीं तरमीम के तहत, लेकिन वफाक को 4 बातों पर तवज्जो देनी होगी। 4 बातों पे पहली तवज्जो देनी पड़ेगी कि हर सूबा आर्टिकल 140A के तहत इनको सियासी, इंतजामी और माली खैरात दे, एक, और आर्टिकल 32 के तहत जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, औरत है, नौजवान है, किसान है, मजदूर है, अकलियत है, इनको ज्यादा से ज्यादा इंपावर करे। इसको वो मॉनिटर करेगा वफाक। और दूसरा वो मॉनिटर करेगा कि क्या ये निजाम जो है आर्टिकल 140A के तहत चल भी रहा है या सूबों ने इसको अपने साथ जो है कब्जा करके बैठ गया है। तो एक वफाक का थोड़ा सा रोल हमें निकालना पड़ेगा अगर हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। अब आप देखिए लेटेस्ट पोजीशन देखें, अब सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो गई है और सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जी हम नई मर्दमशुमारी पे कराएंगे, यानी नेशनल असेंबली पुरानी मर्दमशुमारी पे, सूबाई असेंबली पुरानी मर्दमशुमारी पे, 2015 का लोकल गवर्नमेंट पुरानी मर्दमशुमारी पे। अब आप क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना नहीं चाहते तो आप एक बहाना बना रहे हैं मर्दमशुमारी का। एक बात, पंजाब में 2 साल से लोकल गवर्नमेंट सस्पेंड है और आप इलेक्शन नहीं करवा रहे पंजाब में पीटीआई की हुकूमत। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1.5 साल हो गया है, बलूचिस्तान के अंदर 1.5 साल हो गया है। तो ये सूबाई हुकूमतों के जो ऊपर हमने छोड़ दिया ना रहमो करम पर, और हमारा ख्याल है कि हमारी सूबाई हुकूमतें डेमोक्रेटिक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएंगी, ये नहीं लाएंगी क्योंकि ये इसको अपने मुखालिफ समझती है। अच्छा नहीं सलमान साहब, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दुश्वारी आ रही है कि इस वक्त जो पंजाब और केपी की हुकूमतें हैं वो तो वफाक के डिसिप्लिन में ही हैं। मैं नहीं समझता कि अगर वफाक वहाँ पे कोई इलेक्शंस करवाना चाहे या उसकी कोई भी किसी भी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो तो कुछ सूबों की तरफ से रेजिस्टेंस होगी। तो आप यहाँ पे क्या है, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक हम इन 2 प्रोविंसेस में तो एटलीस्ट इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इन 2 सूबों में जहां पीटीआई की हुकूमत है, सिंपली तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई के अपने अरकान असेंबली, चाहे वो नेशनल असेंबली के और चाहे वो सूबाई असेंबली के हैं, वो खुद रुकावट बने हुए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब रुकावट है, केपीके का चीफ मिनिस्टर रुकावट है। वो जाके इमरान खान को कहते हैं कि सर देखिए अभी हालात ठीक नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इलेक्शन को ताखीरी हद पे लाए। क्योंकि एमपीएस एमएनएस ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अपने एमपीएस एमएनएस कि अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आएगा तो हमारी पावर जो है ना वो श्रिंक होगी, हमें उनके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए मसला पीटीआई का नहीं है, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो या कोई भी जमात हो, इन सब जमातों के अंदर जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं वो इस निजाम को अपने लिए खतरा समझते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम नहीं बन पा रहा और इसको वो एक थ्रेट समझते हैं। फिर ये कह देना कि जी फौज जो है वो लोकल गवर्नमेंट के निजाम लाती है, भाई फौज तो लाती है अपने मफाद के लिए, तो आप अगर नहीं करवाते तो इसका मतलब है आपका मफाद भी इसी में कि ना करवाया जाए। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस है पाकिस्तान के अंदर, हर जमात के अंदर, हर सियासतदान के अंदर, हर जो इस वक्त हुकूमत है उनके अंदर मौजूद है, जो इसमें रुकावट बन रहे हैं। और ये आएगा कैसे? जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लकूनास है ना, जो ग्रे एरिया है, उनको दूर नहीं करेंगे। नंबर 1, आप फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल नहीं करेंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर। नंबर 3, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए जब लोकल गवर्नमेंट का निजाम खत्म होता है ना सर बिलाल साहब, इसका तसलसल ये है कि विद इन 120 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन हो। अगर आप 120 दिन के बजाय 1200 दिन तक इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट्स के ऊपर सवाल तो उठेंगे ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो। इसलिए हमें इन सियासी जमातों को भी तो कहीं अकाउंटेबल करना है ना।
बड़े सिंपल तरीके से ये निकल जाते हैं ये कह के कि जी फौज हमें स्पेस नहीं देती। मान लिया फौज स्पेस नहीं देती, मान लिया कि फौज जो है वो जमहूरियत के बारे में कोई मुखलिस नहीं है, लेकिन आप कितने जमहूरियत के साथ मुखलिस हैं वो भी तो हमें बता देना भैया। कि आप 2-2 साल से 5-5 साल से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं और कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन है। तो मैं इस तजाद को भी चैलेंज करता हूं, फौजी हुक्मरान को भी चैलेंज करता हूं कि उन्होंने भी यहां पर सिस्टम को बनने नहीं दिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को भी जहां स्पेस मिली है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस सिस्टम को नहीं दिया। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, आपको याद है बिलाल साहब, एक होता है एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, फिर एक होता है पीएफसी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। आपको पता है ना शहबाज शरीफ के बारे में बड़ा इल्जाम ये है कि उन्होंने 36 डिस्ट्रिक्ट के बजट जो है वो सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लगाए, ठीक है ना। अब कराची में बजट सिंध में लग रहा है, कराची में नहीं लग रहा। अब सवाल यह है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं करेंगे, आप कराची में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना 15 कितने 100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया कराची के अंदर, आप दे दें, लेकिन ये फिर पैसा डकार मार के खा जाएंगे, सारे खा जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी भी खाएगी, पीटीआई खाएगी, पीपल्स पार्टी भी खाएगी और भी लोग खाएंगे, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फेयर मैकेनिज्म नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं बना रहे, आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कराची का जिसकी बात पे आप डिसाइड करें ये पैसे लगने कहां पर है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोकल, अच्छा एक बड़ा फिक्री मुगालता बिलाल साहब मैं दूर करना चाहता हूं दोस्तों का। लोग समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का काम जो है ना वो सिर्फ सर्विस डिलीवरी का होता है, यानी नालियां गलियां सड़कें वगैरह बनाना होता है। इससे आगे बढ़े, अब आप दुनिया में जो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को देखेंगे वो सिविक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शहरियों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने की बात कर रहे हैं, शहरियों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पैदा की जाती है सिस्टम को चलाने की, उनकी बात की जा रही है। और हमारा तो सिविक एजुकेशन है ही कोई नहीं, हम लोकल गवर्नमेंट को महज एक सर्विस डिलीवरी का सिस्टम समझ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अच्छा फिर आप देखिए ये पंजाब में खास तौर पे हुआ कि इन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत ने अथॉरिटियां बना दी, यानी पैरेलल इदारे बना दिए, एक इदारा पहला मौजूद है उसके मुकाबले में पैरेलल इदारे बना रहे। इसी सिंध हुकूमत ने, फिर केपीके ने, फिर बलूचिस्तान ने किया। तो आप इदारों पे इदारे ना बनाए, पहले से मौजूद जो इदारे हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथन करें, उनको ज्यादा मजबूत बनाएं, इनकी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करें। और तो अभी देखिए मिसाल के तौर पर जनरल मुशर्रफ तो देता है औरतों को 33% रिप्रेजेंटेशन, अब आपकी डेमोक्रेटिक पार्टियां जो है वो दे रही है 12%, 13%, 14%, इससे ज्यादा कोई जाता नहीं है। चारों सूबों में इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वहां 33% रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसको मैं कह रहा हूं कि इनको भी तो चैलेंज करना पड़ेगा। जी ये बिल्कुल ठीक। सलमान साहब इस पे भी जरा रोशनी डालिए कि जो ज़ियाउल हक के ज़माने में इलेक्शंस हुए लोकल गवर्नमेंट के और उससे फिर एक सियासतदानों की नई क़यादत उभरी जो फिर एमपीएस और एमएनएस भी बने और वो कई सालों तक पाकिस्तान की सियासत पे उनके असरात रहे। तो उन्होंने एक कौमी सतह की सियासत को भी बलदियाती सतह की सियासत में मुंतकिल कर दिया और वही उनके तरक्याती मंसूबों के पैसे और इनमें उलझा दिया और वो अपना जो रोल था लेजिस्लेशन का उससे दूर हट गए। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे आप कैसे समझते हैं इसके असरात? देखिए बिलाल साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। जनरल ज़ियाउल हक ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया ना, एक तो उन्होंने इस मुल्क में मार्शल लॉ लंबा कर दिया 11 साल पे मुहित, दूसरा उन्होंने सियासी जमातों पे पाबंदियां लगा दी, और तीसरा ये लोकल गवर्नमेंट को गैर जमाती बुनियादों पे चलाया, यानी बरादरियों की सियासत को, वडेरों की सियासत को, मुकामी चौधरियों की सियासत को ताकत दी। और जब आपने गैर जमाती निजाम बनाया तो सियासी जमातें पीछे चली गई और ये जो वडेरे बरादरियां जो है ना वो बहुत आगे आ गई। इसीलिए पंजाब में और सिंध में अगर आप देखें तो आपको बरादरी का निजाम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो मैं ये समझता हूं अगरचे उनमें से कुछ अच्छे लोग भी आए, मसलन फखर इमाम उनकी उसी निजाम की पैदावार थी ना, और बहुत से लोग जिन्होंने कौमी असेंबली में आके ज्यादा परफॉर्म किया, लेकिन ये जो सारा का सारा डेवलपमेंट फंड की लड़ाई हुई ना बिलाल साहब, सड़कें बनाने की लड़ाई, ये बुनियादी तौर पर खराबी जनरल ज़ियाउल हक ने शुरू की 70s की असेंबली में, और 77 की असेंबली में कोई डेवलपमेंट फंड नहीं थे। ये पहली दफा जनरल ज़ियाउल हक ने 85 के इंतखाब में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ अरकान असेंबली को सियासी रिश्वत देकर डेवलपमेंट फंड इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं 2020 तक। और ये सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। जो अभी आपने कहा ना कि जी इनका काम तो लेजिस्लेशन करना है, तो भाई हमारे अरकान असेंबली कानून साजी के लिए नहीं आते, वो तो हर वक्त असेंबली के इजलास में फाइलें बगल में दबा के फिर होते हैं कि हमें डेवलपमेंट फंड दे दें, और रोजाना, और ये
बकायदा बेनजीर को भी ब्लैकमेल करते थे अरकान असेंबली, नवाज शरीफ को भी ब्लैकमेल करते थे, इमरान खान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जनरल मुशर्रफ को भी ब्लैकमेल करते थे कि अगर आपने हमें डेवलपमेंट फंड नहीं दिया तो हम ये सिस्टम नहीं चलने देंगे। तो इसलिए बुनियादी खराबी जनरल जियाउल ने शुरू की कि गैर जमाती इंतखाबात का जो सिलसिला शुरू किया वो आज तक चल रहा है। अभी भी देखिए जो पीटीआई का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, आधा तीतर आधा बटेर, आधा जमाती आधा गैर जमाती। सिर्फ पीपल्स पार्टी को मैं ये क्रेडिट देता हूं, वाहिद सियासी जमात है जो अमूमी तौर पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराती है और उससे ज्यादा बेहतर नताइज आते हैं। तो मैं तो इस बात का हामी हूं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इसको पार्टी बेसिस के ऊपर चलेगा तो इससे पॉलिटिकल पार्टियां स्ट्रांग होंगी, पॉलिटिकल पार्टी को नई लीडरशिप मिलेगी और उसी लीडरशिप में से आपको प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लोग नजर आएंगे। आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के एजेंडा को आगे लेके बढ़ने में कामयाब होगी या ये दीगर मसाइल में उलझ जाएगी? मेरा जाती ख्याल तो ये है कि इमरान खान जाती तौर पर लोकल गवर्नमेंट का निजाम चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जात तक, उनकी हुकूमत जो है ना, चाहे वो केपीके की है और चाहे वो पंजाब की है, वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा संजीदा नहीं है। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की जो सिंध की हुकूमत है वो भी संजीदा नहीं है। इसलिए मैं तो अभी अगले 2-3 सालों में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देख रहा लोकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इलेक्शन हो भी जाए, ये तो अभी कह रहे हैं दिसंबर में और जनवरी मार्च तक इलेक्शन हो भी जाए, उससे भी आप ये देखिएगा कि इन इदारों को पपेट इदारा बना दिया जाएगा। कोई बड़ी तब्दीली जो है ना हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस में नजर नहीं आ रही, क्योंकि लगता यह है कि इस वक्त सियासत के मसाइल जो है ना वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आज आप नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन ले एपीसी के अंदर, तो लगता यह है कि अगले 6 माह का जो एजेंडा है या अगले साल 2 साल का जो एजेंडा है उसमें लोकल गवर्नमेंट बेचारे कहां से आ गए। आप तो कुछ और बड़े बड़े पॉलिटिकल नारे लगाएंगे, लेकिन इसकी बड़ी प्राइस जो है ना पाकिस्तानी अवाम को, सूबाई अवाम को, कमजोर तबकात को देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नेंस का सीरियस क्राइसिस जो है ना वो यहां पैदा होगा, होने वाला है। उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज है, उसमें फूड सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स हैं, उसमें जस्टिस सिस्टम्स हैं। ये सारे के सारे मुतासिर होंगे, क्योंकि आपकी तरजीहात जो है ना उसमें लोकल गवर्नमेंट, आपकी कम्युनिटी, आम आदमी के मसाइल वो नहीं है। आप बड़े बड़े पॉलिटिकल स्लोगन्स लगाएं, उसके अंदर खेलें और वो आपकी जाती सियासत को तकबीयत देते हैं। मुल्क की सियासत के साथ आम आदमी की सियासत से जुड़े मसाइल है। मुझे बदकिस्मती से पीटीआई समेत मुझे कोई भी सियासी जमात इस वक्त ज्यादा प्रोएक्टिव नजर नहीं आ रही लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से जुड़े मसाइल के बारे में। 2 सवालात हम अपने मेहमानों से पूछते हैं, वो आपके सामने भी सवाल रखेंगे। एक तो पहले ये बताइए कि कौन सी किताब आजकल आपके ज़ेर मुताला है और कौन सी किताब आप हमारे नाज़रीन को रिकमेंड करेंगे कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए? देखिए, किताबें तो आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पढ़ते हैं, जो आपका शौक होता है। मैं तो इस वक्त पिछले कुछ 4-5 माह में ना, पिछले 6 माह में जब से ये कोविड आया था बिलाल साहब, मैंने साउथ एशिया की, जनूबी एशिया की जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना उनका ज्यादा मुताला किया है। और मैं समझना चाहता था कि साउथ एशिया के अंदर किस किस्म के लोकल गवर्नमेंट के निजाम चल रहे हैं। और कुछ मैंने वेस्ट के जो मॉडल्स हैं, स्वीडन का मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, फ्रेंच मॉडल्स है, वो देखे हैं। तो मेरा तो पिछले कुछ 5-6 माह में ज्यादा मुताला जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड किताबें और रिपोर्ट्स के ऊपर रहा है। और लेकिन यह है कि मैं इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान में अब बदकिस्मती से अभी आपने गैलप का एक स्टडी आई है, अभी उसने बताया है कि 73% जो बच्चे और बच्चियां हैं ना वो सिर्फ निसाबी किताबों का मुताला करते हैं, किसी और किताब का मुताला नहीं करते। तो ये एक बड़ी सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में कि जो मुताले की आदत कम हो रही है। अब मैं देखिए अखबार भी, रसाइल भी, पाकिस्तान के अखबार भी, इंडिया के अखबार भी, कुछ इंटरनेशनल अखबार को भी देखता हूं, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं। लेकिन पिछले कुछ चंद माह में मैंने ज्यादातर गवर्नेंस और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ी। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये कि आपने ट्रैवल काफ़ी किया है पाकिस्तान में भी और बाहर भी, तो आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जो आपको बहुत पसंद आई और जहाँ पे आप दोबारा जाना चाहें या जाकर वहाँ पे रहना चाहें, ये शेयर करें हमारे। मुझे तो जाती तौर पे जो ना, वैसे तो अपने पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, किसी और मुल्क में नहीं रहना चाहता, पहली बात। लेकिन मुझे जर्मनी का शहर बर्लिन जो है ना वो बहुत अच्छा लगा।
और उसकी अच्छा। वजह भी जो है ना, वो वहां का सेल्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, जिसका मैंने मुताला किया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं दोबारा बर्लिन जाऊं और वहां कुछ अरसे रहूं, क्योंकि वहां का जो सिस्टम था मुझे बहुत खूबसूरत लगा, अच्छे लोग लगे। तो एक तो ये है। दूसरी मेरी दो और ख्वाहिशें हैं बिलाल साहब। एक, मैं तुर्की जाना चाहता हूं, मैं आज तक तुर्की नहीं गया, और मैंने तुर्की के बारे में, उसकी तहजीब और तमद्दन और कल्चर, खासतौर पर मेरे दोस्त फरक सोहेल गोंदी साहब जिस अंदाज से उसकी तशरीह करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं 10-15 दिन के लिए वहां जाऊं और वहां ठहरूं और उसको समझने की कोशिश करूं, तुर्की को। और एक मेरा जो है ना बड़ी ख्वाहिश है कि मैं स्विट्जरलैंड जो है ना उसको भी देखने की कोशिश करूं। वो मैंने उसके बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ है कि बड़ा खूबसूरत मुल्क है, तो वो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इन चीजों को देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका इस बिलाल मौजू साहब, पे हमें आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक तभी काफी अरसे से इस कोविड का एक फायदा हुआ है कि हमारे यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए ना एक संजीदा बहस जो है ना वो आपने शुरू की है। वजाहत मसूद हो, मैं हूं, या और बहुत से लोग जिनको आप बुलाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने वो उजैरा वाला भी इंटरव्यू पूरा सुना है आपका, माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी हम्म, खुशी है कि आपने अपने लिए एक नया रास्ता भी इख्तियार किया है, और इस रास्ते की बुनियाद के ऊपर आप लोगों में ज्यादा जो है ना जो फिक्री मुगालते हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। थैंक यू वेरी नाजरीन, मच। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।